चलो, तो आज से नया एस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये एस क्यों बताया हुआ है और क्यों बनाया हुआ है? देखो कैसा है कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने इंटरेस्ट, जब आपने डिविडेंड, जब आपने एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज जब अपन पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड में जब आप लिख रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम रहता ना कि यार हाँ ये चीज हो गई कि अपन समझते कि यार सेल हो गया, है ना, कि ये चीज हो गई कि अपन समझते सेल हो गया, ये चीज हो गई कि अपन बोलते हैं डिविडेंड मिल गया, ये चीज हो गई कि अपन बोलते हैं इंटरेस्ट मिल गया। समझ में आ रहा है? ये चीज मिल गई कि अपन लोग बोलते प्रॉफिट हो गया, ये चीज मिल गई तो अपन बोलते लॉस हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रहता कि वो चीज होने के बाद में आप बोलते कि सेल हो गया है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू रिकॉग्नाइज डिविडेंड, यू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट, यू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये AS9 क्या बोलता है, ये आपको एक क्राइटेरिया दे देगा क्या, ये चीजें कंप्लीट हो गई ना तो आप सेल रिकॉग्नाइज कर लो, ये चीजें हो गई ना डिविडेंड कर लो, ये चीजें हो गई इंटरेस्ट कर लो, ये चीजें हो गई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लो। मतलब क्या हो गया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आने के ऊपर आप लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये एस क्या है, ये वो आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता देगा कि हाँ ये हो गया ना तेरा, तो तू सेल को रिकॉग्नाइज कर ले, इनकम को पहचान ले, इनकम को बुक्स के अंदर लेके आ जा। समझ में आ रहा कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको हो गया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पहुंच गए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप आ गए, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने फिर सेल को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। सेल मतलब इनकम। समझ में आ रहा क्या? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या करने वाला है, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे देगा, आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दे देगा कि हाँ ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की लकीर के ऊपर अगर आप पहुंच गए तो इसके बाद में आपको सेल रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? अब दो बातें, अपन लोग पहले देखते रेवेन्यू क्या है, फिर अपन देखते AS9 के अंदर क्या चीजों को कवर किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, और फिर दूसरी बात फिर अपन देखते रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या। तीन चार चीजें देख रहे, रेवेन्यू क्या है, AS9 किसको लेता किसको छोड़ता, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या। ठीक है, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल और एनी अदर कंसिडरेशन वेदर और नॉट रिसीव्ड इन कैश, वेदर और नॉट कैश रिसीव। मतलब क्या हो गया कि वेदर और नॉट रिसीव मतलब रिसीवेबल भी रहा, रिसीवेबल भी रही। जैसे मैंने कुछ मैं सर्विसेज देता, ठीक है, मैंने आपका, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्विसेज देता, मैंने आपके रिटर्न फाइल करके दिया, मुझे आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन स्टिल मैंने मेरी सर्विस कंप्लीट कर ली, मुझे पैसा दिया गया आपने नहीं, लेकिन मुझे पैसा रिसीवेबल हो गया, स्टिल दिस इज अ रेवेन्यू। समझ में आ रहा है कि हर चीज मिलना ही चाहिए तभी मैं रिकग्नाइज करूंगा, ये दिमाग में से निकाल लो क्या, मुझे तो पैसा मिला ही नहीं। पैसा मिलने नहीं मिलने से कोई चीज ही नहीं होती ना, आपको पैसा मिलने वाला है या फिर मिल चुका है, मिलने वाला है इज नोन एज रिसीवेबल, मिल चुका है मतलब कैश मिल गया, कैश बोलो, चेक बोलो, आरटीजीएस बोलो, एनईएफटी बोलो, ऑनलाइन ट्रांसफर बोलो, आईएमपीएस। तो रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स और एनी अदर कंसीडरेशन वेदर और नॉट कैश रिसीव। मतलब क्या हो गया, पैसे मिलो या ना मिलो, अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रेवेन्यू क्या है बोले, आपका ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन, मतलब पैसा मिला या ना मिला। समझ में आ रहा ना आप लोगों को कि रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश ऑब्लिक रिसीवेबल। बहुत सारी बातें यहाँ पे रिसीवेबल, जैसे अपन लोग डेटर्स बताते बुक्स में तो रिसीवेबल ही है ना सारा। ओके, और अदर कंसिडरेशन, अदर कंसिडरेशन मतलब क्या कि जैसे मैंने रिटर्न फाइल करके दिया, मैंने बोला आपके ना 25,000 रुपए, तो आपने क्या बोला हमारे पास 25,000 नहीं, इसके बदले हम आपको सोने की अंगूठी दे दें, ठीक है, ये भी कंसिडरेशन हो गएगा। Revenue is the gross inflow of cash receivable or other consideration whether or not cash received arising in the ordinary course of business। मतलब मेरे रेगुलर ट्रेडिंग, रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलर जो बिजनेस करता है उससे आने वाला कैश या फिर उससे आने वाला रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स। मेरे को तीन जगह से इनकम आती है, तीन जगह से मुझे इनकम आती है, एक गुड्स बेच के, एक सर्विसेज रेंडर करके, एक मेरे रिसोर्सेस कोई दूसरा व्यक्ति वापर रहा तो उसके बदले भी मुझे पैसा मिलता है। जैसे मेरे पास घर पड़ा है, मैंने ऑफिस करके सामने वाले को भाड़े से दे दिया, उसके बदले मुझे भाड़ा आता, ये भी मेरी इनकम है। समझ में आ रहा ना, मेरे पास ज्यादा पैसे पड़े हुए ना, एग्जाम्पल बोल रहा, सच्ची में नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे पड़े हुए, मैंने क्या करा बैंक में रख दिए, उससे मिलता मुझे इंटरेस्ट। मेरे पास ज्यादा पैसे पड़े, मैंने शेयर खरीद ली, उससे मिलता मुझे डिविडेंड।
मेरे पास जगह पड़ी है, उसको मैंने भाड़े पे दे दिया, उससे मिलता मुझे रेंट। ओके, मेरे पास ज्यादा पैसे पड़े, मैंने मार्केट में दे दी, उससे मिलता मुझे ब्याज, NXYZ। ओके, तो 3 जगह से पैसा मिलता है इंसान को, एक तो गुड्स बेच के, एक तो सर्विसेज बेच के, या फिर मेरे पैसे, या फिर मेरे एंटरप्राइज की रिसोर्सेस किसी को भाड़े के ऊपर दे के। समझ में आ रहा है क्या? पहली बात, रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब क्या? ग्रॉस इनफ्लो इन कैश और इन एनी अदर मोड और रिसीवेबल। ग्रॉस इनफ्लो इन कैश और एनी अदर मोड और रिसीवेबल्स। रेवेन्यू मतलब एक तो कैश मिलन दो, या फिर कैश के बदले कुछ और मिलन दो, या फिर रिसीवेबल्स। समझ में आ रहा? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसीडरेशन वेदर और नॉट रिसीव्ड अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द थ्री एक्टिविटीज। गुड्स बेच के, सर्विसेज बेच के, मेरे रिसोर्सेज किसी को वापरने के लिए देके। ओके, इतनी डेफिनेशन पढ़ो तो चार लिंक एकदम ध्यान से पढ़ो। Gross inflow of cash receivable or other consideration, whether or not cash received arising in the ordinary course of business from three activities। पैसा आना है या फिर पैसा मिल चुका है 3 जगह से, गुड्स बेच के, सर्विस बेच के, रिसोर्सेज किसी को भाड़े से वापरने के लिए देकर। ये समझे ना आप? यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर्स। ये किसको नहीं समझा? ये एनीबॉडी इज देयर? श्रेयरी समझ लगा रहे दादा? यस सर। यस। In other words, revenue is the charge made to the customer, client for goods or services rendered। गुड्स बेचो, सर्विसेज बेचो, या फिर खुद को बेचो मत, अपने रिसोर्सेस को बेचो। समझ में आ रहा है ना? रिसोर्सेस मतलब पैसा, रिसोर्सेस मतलब जगह, रिसोर्सेस मतलब कैपिटल। ओके, स्कोप ऑफ AS9। AS9 deals with the basis for recognition of revenue arising in the ordinary course of business। यहाँ पे ये बार-बार ऑर्डिनरी 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 क्या के लिए आ रहा है? ऑर्डिनरी इसके लिए आ रहा है क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलरली मैं अगर सीए हूँ तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कुछ बेचना। हम हाउस होल्ड है, हम कुछ बिजनेस नहीं करते, हम कुछ धंधा नहीं करते, हम हमारे यहाँ का भंगार बेच रहे, उससे भी वो भी फिर रेवेन्यू की श्रेणी में आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो ऑर्डिनरी कोर्स है कि तुम्हारा भंगार बेचना नहीं, हम घर का रद्दी बेच रहे, तो दैट इज नॉट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स इसलिए बोल रहे क्योंकि बिजनेसमैन की बात चालू है, बिजनेस की बात चालू है, जो कि गुड्स बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, या फिर रिसोर्सेस बेचते हैं। यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय द अदर्स, yielding of interest, royalties, dividends, etc. It also appears to be revenue arising from escalation of price, export incentives, interest, etc. Escalation of price मतलब क्या? मैंने NS6 लिया था बांधने के लिए अकोला से ना, 150 करोड़ के अंदर सरकार ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट किया था, लेकिन समय बीतता गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते नहीं गया। मैं सरकार को बोला 150 करोड़ में होता नहीं, 250 करोड़ लगेंगे। सरकार ने बोला ठीक है, हम आपको 100 करोड़ ज्यादा देंगे। दिस इज नोन एज एस्केलेशन ऑफ प्राइस। तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? 250 करोड़। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मतलब क्या? देखो, डीडीबी करके रहता है, डीडीबी है ड्यूटी ड्रॉबैक्स। कैसा रहता है आपको मालूम है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर की कस्टम ड्यूटी, क्योंकि आप देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आके दे रहे, एक्सपोर्ट के ऊपर की कस्टम ड्यूटी आपको वापस मिल जाती है, जिसको हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। देखना आप बाद में, मतलब एक तरीके से इनकम ही है आपकी, या फिर इंटरेस्ट। AS9 किन चीजों को लागू नहीं है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर के अंदर पूछते हैं कि AS9 कहाँ पे लागू नहीं है, ये अपन लोग अभी देख लेते। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर AS9 लागू नहीं है, पेपर के अंदर पूछा जाता। हायर परचेस लीज एग्रीमेंट के ऊपर AS9 लागू नहीं है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर AS9 लागू नहीं है। अब ये तो मैंने बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन पे नहीं है, हायर परचेस पे नहीं है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए 7 नंबर का एस है, लीज एग्रीमेंट के लिए कौन सा एस है बताओ तो? 19 नंबर का एस है। अलग है एस जिनके लिए स्पेसिफिक लॉ है, जनरल लॉ के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए 12 नंबर का एस है, ठीक है? और दूसरी बात, एजेंसी बिजनेस के अंदर कैसा रहता है? एजेंसी बिजनेस के अंदर जैसे एजेंसी है, तुम मेरे एजेंट हो, ठीक है, मैं तुमको पहले गुड्स देता और फिर तुम उसके अंदर वो गुड्स को बेच देते। तो एजेंसी बिजनेस के अंदर कैसा रहता है? कमीशन ही आपका रेवेन्यू ट्रीट किया जाता, नॉट द ग्रॉस रिसीप्ट।
ग्रॉस रिसिप्ट और कमीशन में क्या फर्क है? ग्रॉस रिसिप्ट और इसमें क्या फर्क है? ये से नहीं बड़ी। जैसे एजेंट रहता ना, जैसे वो रिचार्ज के कूपन नहीं बेचता क्या, कोई भी व्यक्ति टीवी के रिचार्ज बेचते, मोबाइल के रिचार्ज बेचते, रिचार्ज के कूपन बेचते। जैसे वो 7 रुपए का 10 रुपए का कोई एक रिचार्ज का कूपन, ठीक है, एक व्यक्ति बेचता। अब 10 रुपए का ये बेचता, सपोज एयरटेल के रिचार्ज के कूपन बेचता 10-10 के, ठीक है, लेकिन 10 रुपए उसकी रेवेन्यू है क्या? नहीं, उसके अंदर मिलने वाले सिर्फ उसको 10 पैसे उसकी रेवेन्यू है। समझ में आ रहा है कि उसके लिए रेवेन्यू 10 रुपए नहीं रहने वाला है, उसके लिए जो कमीशन है वही रेवेन्यू रहने वाला है। समझ में आ रहा क्या? उसके लिए वो कमीशन ही रेवेन्यू रहने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने अभी, किसको नहीं समझा? यस बोलो। केशव राठी समझा क्या बेटा? यस सर। रिचार्ज कूपन समझते हैं आप लोगों को? टीवी के, टाटा स्काई के, बीएसएनएल के, इसके उसके हजारों इसके रिचार्ज के कूपन मिलते हैं। वो व्यक्ति रिचार्ज के कूपन बेचता बेचारा, छोटी सी दुकान लगा के, बोले उसने 50 लाख का सेल कर डाला, 50 लाख के कूपन बेचे, हट, उसका 50 लाख का रेवेन्यू ही नहीं है। 50 लाख के अंदर वो 10-10 पैसा जो हर कूपन में मिलता है वो उसका रेवेन्यू रहने वाला है ना, वो उसका रेवेन्यू रहने वाला है। ग्रॉस रिसिप्ट रेवेन्यू नहीं, ठीक है। गेन्स एंड गेन्स, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन। पहली बात मैं बता रहा था आपको, अनरियलाइज्ड गेन मतलब क्या। कैसा हो गया, हमारे पास मैंने एक जगह पड़ी हुई, कहाँ? बैलेंस शीट में पड़ी हुई, मतलब सच्ची में भी है, बैलेंस शीट के अंदर एक जगह पड़ी हुई, लैंड पड़े हुए, कितना? 1 CR का। ये कब लिया था हमने? आज से 10 साल पहले, 2010 के अंदर। आज के तारीख में वो उसका वैल्यू कितना होगा मालूम है क्या? 100 CR। लेकिन हमारे बुक्स में आज भी 1 CR पे ही वो चल रहा है। ये अनरियलाइज्ड गेन पड़े हुआ है, इसके लिए भी AS 9 नहीं है। अच्छा, फिर ये इसको बेच के जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस है, अक्सर अपन उसको, अच्छा देखो एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कहा जाता है? बताओ तो, कौन बोलेगा? कैपिटल गेन। बाप रे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहा जाता है? बोलो सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ, रिजर्व। बाप रे बाप, वेरी गुड। साक्षी सिसोदिया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहा जाता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। वेरी गुड। अरे बाबा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। कैपिटल गेन वगैरह क्या बोल रहे हैं आप? कैपिटल गेन ये टैक्स पर्पस के लिए रहता है। कैपिटल गेन नाम का क्या अलग अकाउंट घूमता के बुक्स ऑफ अकाउंट में? दिमागी संतुलन बनाए रखो, अपना भी और सामने वालों का भी। कैपिटल गेन एक टर्म का नाम है। कैपिटल गेन का मतलब ही क्या है अंजलि मक्कड़? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहा जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। और हाँ, तुम्हें क्या बोला था, अनरियलाइज्ड गेन तो यहाँ पे आता नहीं। रियलाइज्ड गेन भी इसके लिए ये एएस नहीं है। कोई बता पाएगा इसके लिए क्यों नहीं है वो? कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जनरली उसको एएस 9 से ट्रीट नहीं करते, क्यों ऐसा? उसको एएस 9 क्यों एप्लीकेबल नहीं है? सर, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ हाँ हाँ, श्रीहरि जोर से बोलो नॉट थोड़ा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सेल ऑफ फिक्स्ड सेल एसेट परचेस ऑफ कैपिटल। हाँ, तो क्या है फिर वो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। हाँ साइड कैपिटल। हाँ हाँ हाँ, क्या है? एक्सेप्शनल आइटम। अरे तो एक्सेप्शनल आइटम ऑर्डिनरी नहीं रहते क्या? तो अरे बाबा, एक्सेप्शनल आइटम क्या ऑर्डिनरी नहीं रहते क्या? अरे दिमागी संतुलन ऑर्डिनरी बनाए रखो। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्शनल आइटम है, एग्रीड, लेकिन वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आने वाला है ना। सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सर वो रेगुलर सेल खरीदी थोड़ी करते इनकी, एक आधे बार। अच्छा ठीक है, और किसके पास में अलग कारण? कोई बंसरी कड़ी बोलो तो, बंसरी बोलो तो। सर आइडिया नहीं है। तो भी रफ आइडिया क्या रहती? रफली बोलो, आइडिया नहीं है मालूम है। यहाँ पे क्यों नहीं होगा कवर्ड? एक इसने बोला ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है वो, ठीक है, वो बराबर है, उसने बराबर बोला। और इसके साथ में एक और कारण है, बताओ क्या है वो?
सर कैपिटल नेचर है। नहीं, अरे बाबा, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए AS7 है। मैंने यहाँ पे लीज नहीं लिया क्योंकि AS19 है। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया क्योंकि उसके लिए AS12 है। मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से अराइजिंग होने वाली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए क्योंकि उसका इंश्योरेंस का वो IRDA का एक्ट ही पूरा अलग है। वो इंडेमनिटी वाले नेचर के बिजनेस है, उसके लिए ये सब चीजें लागू नहीं है। एजेंसी बिजनेस मैंने यहाँ पे नहीं लिया। वैसे मैंने फिक्स्ड एसेट का क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए एक अलग एस है, उसका नाम AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और दूसरी बात शेयरी ने एकदम बराबर बोली कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी किसी का नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, मेरी एसी की दुकान है और मैं एसी लेवा बेची करता तो वो यहाँ पे आने वाला है। लेकिन हाँ, मेरी अलग कोई दुकान है और उसके अंदर का एसी है, उसको मैंने बेचा, उसके लिए AS9 नहीं। ओके, कुछ चीजों को रेवेन्यू ही कंसिडर नहीं किया गया है, रेवेन्यू ही नहीं है। ऑफकोर्स ये चीजें रेवेन्यू ही नहीं है, मतलब ये चीजें रेवेन्यू ही नहीं है, मतलब इनको AS9 लागू नहीं है। ऊपर की चीजें है, टेंशन मत लो। अगेन, realized gain resulting from disposal of non-current asset, profit on sale of fixed asset dealt in AS10. Realized or unrealized gain resulting from changes in foreign exchange rate and adjustment arising on the translation of foreign currency financial statements. फॉरेन करेंसी के डेटर्स है, उनको इंडियन करेंसी में लेके आना, इसके अंदर होने वाला नुकसान फायदा, ये भी यहाँ पे डील नहीं किया जाता क्योंकि बेटा उसके लिए अलग AS है, AS11। ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन इन रिजल्टिंग फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट, मैंने बोला 1 करोड़ का फिक्स्ड एसेट 100 करोड़ हो गया, वो तो रेवेन्यू ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है क्योंकि रियलाइज ही नहीं हुआ। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट, शेयर रखे रखे 100 रुपए का शेयर 200 रुपए हो गया, रखे रखे हो गया 200, अरे मिला के अभी तक आपको नहीं। ये सब अनरियलाइज्ड गेन है। रियलाइज्ड गेन अगर फिक्स्ड एसेट का है यहाँ पे नहीं आते क्योंकि AS10 है। अनरियलाइज्ड गेन है, उनको रेवेन्यू ही नहीं कंसीडर करे हुआ है। नेचुरल इंक्रीज इन द हर्ड्स इन द एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्जाम में पूछते, झाड़ रखे रखे बड़े हो गए। आम का झाड़ हमने 10 साल पहले छोटा सा डाला था जमीन के अंदर, आज वो बहुत बड़ा आम हो गया, आम का झाड़ हो गया, इसको हजारों रुपए के आम लग रहे हैं। बताओ ये रेवेन्यू रिकग्निशन में आता क्या? नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को AS9 लागू नहीं है। और क्या बोल रहे वो, रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन कैरिंग अमाउंट, 1 लाख रुपए का क्रेडिटर था, हमने उसको 70 में निपटा दिया, क्या ये AS9 में आता क्या? नहीं। अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन को रिस्टेट किया, पहले हमको 1 लाख रुपए देना था एक व्यक्ति को, उसने बचा 85,000, रिस्टेट किया हमने 50,000 रुपए लेके आया, हमारा 50,000 का फायदा हो। ये सब चीजें दीज आर नॉट एट ऑल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू ही नहीं है। रेवेन्यू ही नहीं है तो AS9 भी लागू नहीं है। नो रेवेन्यू, नो AS9। समझ में आ रहा क्या? तो इसके अंदर किसी को डाउट अभी तक के? बोलो जल्दी बोलो, अभी तक जितना सिलेबस हुआ उसमें किसी को डाउट है? अरे बोलो तो सही, किसी को डाउट है क्या? श्रीहरि सर वो एस्केलेशन प्राइस कौन है? पहले बात कौन बोल रहा? सानिका। सानिका, हाँ। एस्केलेशन ऑफ प्राइस, एस्केलेशन ऑफ प्राइस मतलब क्या? हमको क्या हुआ था मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था जहां पे मुझे एक रोड बना के देना था, गवर्नमेंट को रोड बना के देना था, तो गवर्नमेंट को रोड बना के देना था, तो उसके अंदर कैसा हुआ पता है क्या? वो गवर्नमेंट को रोड बना के देना था, मुझे 100 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था मुझे, ठीक है। लेकिन वो 5 साल पहले, 5 साल तक के काम स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने वर्क ऑर्डर ही निकाला नहीं था, XYZ जो भी सिचुएशन होगा। अब उसके भाव बढ़ गए तो मैंने बोला 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अब 120 करोड़ में करना पड़ेगा। मैंने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सरकार से 120 करोड़ में करा लिया और मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 120 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। एस्केलेशन की वजह से मेरा 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 120 का हो गया है, इसको बोलते हैं एस्केलेशन ऑफ प्राइस। ये भी रेवेन्यू ही रहने वाला है। 100 करोड़ तो रेवेन्यू है ही, 20 करोड़ जो एडिशनल मिल रहे हैं वो भी रेवेन्यू है। एस्केलेशन मतलब आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू राइज इन प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, कुछ और कौन है पूछ रहा? जल्दी पूछो, ठीक है। रेवेन्यू रिकग्निशन,
रेवेन्यू रिकग्निशन मींस आइडेंटिफाइंग द रेवेन्यू फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या हो गया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर ईयर, अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अपने को कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन इज मेनली कंसर्न्ड विद द टाइमिंग ऑफ द रेवेन्यू रिकग्निशन इन द प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि कौन सा समय है वो, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है वो जहां पे आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। पहले अपन ने क्या समझा, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मतलब क्या, कैश या फिर कैश मिलेगा या फिर जो मिलने वाला है या फिर कोई अदर कंसिडरेशन जो मिल गया है या फिर मिलने वाला है, तीन एक्टिविटीज से, गुड्स बेच के, सर्विसेज बेच के या फिर एंटरप्राइज के रिसोर्सेज भाड़े के ऊपर देके। फिर अब रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब क्या, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपको इन तीन एक्टिविटीज से रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। समझे क्या, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है इन तीन एक्टिविटीज, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, ये हो गया अपना AS 9 की शुरुआत। अब गुड्स का सेलिंग, सेल ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे जितना ही आसान लगता है अपने को सेल ऑफ गुड्स बोल के, उतना आसान नहीं है। क्या बोले, वो बेच दिया अपन ने माल कि रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना, हाँ इतना इजी नहीं है। इसके लिए पूरा आपको अब यहाँ पे जो भी देख रहा है ना मैं, या फिर जो भी अब मैं बातें करने वाला हूँ, these are all related to what you know as SOGA, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप लोगों का ऑलरेडी हुआ है, कब, अभी 6 महीने पहले, मर्केंटाइल लॉ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ना आप लोगों को, श्योरी? यस सर। ओके, तो सेल कब कंप्लीट होता पहले अपन वो देखेंगे कि ये रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑल, पहली बात ऑल आ गया, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे सारे कंडीशन एक साथ आपको मीट करने का है, तो मतलब यहाँ पे सबके साथ में एंड वाला क्लॉज, और क्या नहीं, एंड मतलब हम सब साथ है, सारे कंडीशन मीट करेंगे तभी जाके वो होने वाला है, ठीक है। तो सारे कंडीशन मीट करना जरूरी है। पहले कौन से कंडीशंस यहाँ पे दिए गए देखो, सेलर हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी ownership of goods to the buyer for the price. All the significant risk and reward of ownership have been transferred to the buyer. No effective control of ownership of the goods has been retained by the seller, and no insignificant uncertainty exists in the ultimate collection of amount of consideration. ये सब होगा 1 2 3 4 एंड के साथ, सभी एक साथ जब मीट होंगे तभी आप लोगों ने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन, सेलर हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। मेरा एक डीलिंग हो गया हुआ रहना चाहिए, मैंने मेरे गुड्स उसके नाम पे कर दिए रहने चाहिए और एक उसके बदले मैंने प्राइस ठहरा लेना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? जनरली ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैसे होता, अपन लोग, अपने को मालूम है कि रोजाना के जब अपन लोग बिजनेस करते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो अपन लोग बिल बना के देते हैं सामने वाले के नाम पे, सामने वाले के नाम पे बिल बना के दे रहे। इसका मतलब ही क्या हो गया, अपन अपनी जो प्रॉपर्टी थी गुड्स की वो सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बिल के ऊपर गुड्स का टाइप भी लिखा रहेगा, क्वांटिटी भी लिखा रहेगा, प्राइस भी लिखा रहेगा। मतलब क्या हो गया, सेलर्स ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस, मतलब बिल बन गया हुआ रहना चाहिए सामने वाले के नाम पे। ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्सिडेंटल टू ओनरशिप एंड ट्रांसफर टू बायर, मैंने जो भी उसके अंदर के रिस्क है, जो भी रिवॉर्ड है, रिस्क मतलब गुड्स कुछ भी अब खराब हो गए तो सामने वाले की जिम्मेदारी, गुड्स के अंदर कुछ फ्री भी आया होगा, कुछ मिलने वाला होगा आगे जाके, वो भी सामने वाले की जिम्मेदारी। समझ में आ रहा? मैंने मेरे गुड्स बेच दिए, जैसे मैंने आपको गुड्स बेच दिए, ठीक है, अब वो गुड्स बेच दिए, मेरा काम यहाँ से पूरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स बेच दिए। अब गुड्स तो बेच दिए, अब बात कैसी है, गुड्स तो बेच दिए, अब आगे की बात कैसी है, उसके अंदर गुड्स बेचने के बाद में ऐसी बात है, गुड्स बेचने के बाद में ऐसी बात है कि गुड्स निकले रास्ते पे से, ठीक है, रास्ते के अंदर गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर क्या है, ऑफ कोर्स गुड्स है। मैंने तो क्या हो गया, सब ट्रांसफर कर दिया, मेरे हाथ में कुछ भी रिटेंशन नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है। आपकी गाड़ी, आपका रास्ता, आपके गुड्स, बीच में गुड्स डैमेज हो गए, आग लग गई, खराब हो गए, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गई, नदी में गिर गई, जो भी सब होगा, किसकी रिस्क है, वो बायर की, बायर ऑफ दी गुड्स की। सेलर का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपकी, रास्ता आपका, गुड्स आपके। तो ये जो रिस्क है वो भी बायर की,
इसके साथ में गुड्स के साथ में कुछ फ्री मिलने वाला है, बोले 15 दिन बाद में कुछ भी आइटम इसके साथ में फ्री आने वाला है, बोले कंपनी भेजने वाली है सबको लकी ड्रॉ में फ्री कुछ। तो रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका, क्योंकि गुड्स भी आपके, गाड़ी भी आपकी, रास्ता भी आपका, रिस्क भी आपकी, रिवॉर्ड भी आपकी। समझ में आ रहा क्या? रिस्क भी आपकी, रिवॉर्ड भी आपका। आप इन्हें कौन? बायर। नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन रिटेन्ड बाय द सेलर। मेरा कोई गुड्स के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कुलुप ताले में नहीं है गुड्स। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। आप पैसे देंगे, इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो क्या 4 चीजें होना चाहिए, ये याद करना पड़ेगा, एग्जांपल में लिखना पड़ेगा। Seller transferred the right, the ownership of the goods to the buyer. Significant risk and reward has been transferred. No effective control of ownership and no significant uncertainty exists. ये 4 चीजें रहेंगी तो अपन लोग क्या बोलने वाले हैं इसके अंदर कि आपका सेल कंप्लीट हो गया। चारों के चारों चीजें होना चाहिए, तभी जाके सेल कंप्लीट होने वाला है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स, देखो अब मैं आपको है ना इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ। प्रॉपर्टी, यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड, यहाँ पे कंट्रोल, और यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। ये वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए। समझ में आ रहा? प्रॉपर्टी, रिस्क एंड रिवॉर्ड, कंट्रोल, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। ये चारों चीजें जब रहने वाली है, ये चारों चीजें जब रहेंगी तभी आप लोगों ने सेल हो गया। और तब आपको बुक्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? बाय कैश टू सेल्स, बाय डेटर्स टू सेल। मतलब ये चारों कंडीशन मीट होने के बाद में आप लोग अकाउंटिंग एंट्री कर सकते। अकाउंटिंग एंट्री करना मतलब भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, मतलब टू सेल्स करने के लिए ये चारों चीजें होना चाहिए। बाय में कैश हो सकता है, फिर डेटर हो सकता है। टू सेल्स करने के लिए ये चारों चीजें होना चाहिए। समझ में आ रहा? ये पढ़ो अच्छे से और फिर 1 मिनट बाद में मीटिंग को रिजॉइन करो। सर सेल ऑफ गुड ऑन रिटर्न बेसिस, वो सब है आगे, शांति रखो, सब है।